11th, we will start a new chapter that is named motion in straight line. तो इसमें सिलेबस का क्या पार्ट है, हम लोग को पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन जिसे कहते हैं, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी पढ़नी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट पढ़ना है. बट शॉर्ट में समझिए तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है, जो इसका कंक्लूजन है सिलेबस का. तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. तो देखिए, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एक नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी नॉन एक्सेलरेटिंग ही दिखे. ठीक, तो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या हम कहते हैं ऑल द फिजिकल लॉज आर वैलिड. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ नेट फोर्स. जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या हम शॉर्ट में अगर कहें तो उसको ऐसे भी कहते हैं कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड दिखे. जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर आप रुकी हुई ट्रेन पर बैठे हो और ट्रेन की विंडो से बाहर देखें तो सारी चीज रुकी हुई हमें नजर आएगी, तो उस टाइम वो ट्रेन क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बट अगर ट्रेन चल दे और ट्रेन चलने की वजह से जब आप बाहर देखते हो तो आपको लगता है बाहर की चीजें चल रही हैं, तो अब वो ट्रेन कैसी हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड दिखे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी एक्सेलरेट होती हुई नजर आए. ठीक, अब इसी के देखिए, ऑन द अदर एंड आर रेफरेंस फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग. कोई चलते हुई चीज पर अगर आप बैठे हो तो उस रेफरेंस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. इट्स कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और नॉन इनर्शियल फ्रेम हमेशा याद रखिए एक फिक्शियस फ्रेम होता है, इसमें फिजिकल लॉज वैलिड नहीं होते. A reference frame attached, अब एग्जांपल देखिए, a reference frame attached to an aircraft, मतलब अगर आप किसी एरोप्लेन में बैठे हो तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं. ठीक, अब आते हैं मोशन एंड रेस्ट. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका मतलब होता है उसके आसपास की सराउंडिंग बदल रही है. बट जब कोई रेस्ट में चीज होती है तो उसके आसपास की चीज सराउंडिंग नहीं चेंज हो रही होती. सिंपल रेफरेंस, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बार बार बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इन अ गिवन टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन. ऑन द अदर हैंड, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, देन इट इज सेड टू बी अ रेस्ट. एक रुकी हुई कार स्टेशनरी है क्योंकि आसपास की सराउंडिंग नहीं बदल रही है, बट वही कार अगर चलने लगेगी तो आसपास की सराउंडिंग बदलने लगेगी और उसे मोशन कहेंगे. अब कुछ चीज और है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल. आपसे पूछा जाए व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन, तो अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल when one of the three coordinate specifying the position of object change with time. मतलब x y z तीन एक्सिस हम लोग लेते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अलोंग सिर्फ चल रहा है, मतलब उसकी पोजीशन सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, बाकी दो एक्सिस के अलोंग नहीं चेंज हो रही है, तो उसके मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे. अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, इसी तरीके से the motion of an object is said to be two dimensional when two of the three coordinates, तीन में से कोई दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. अगर तीन में से कोई दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को बताएं तो वो टू डायमेंशनल मोशन है. इसी तरीके से a motion of an object is said to be three dimensional when all the three coordinate specifying the position of an object change with respect to time.
मतलब अगर तीन के तीनों कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके मोशन को 3 डायमेंशनल कहेंगे। अब आते हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम लोग 7th 8 9 10 से पढ़ रहे हैं इस चीज को, वही चीज यहाँ पे भी पढ़नी है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जितना भी पाथ कवर किया जाता है किसी चीज के द्वारा, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस, while the difference between the final and initial position of an object is called displacement। जबकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आपका डिफरेंस पूछा जाए तो टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। एक चीज और है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, विच हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो डिस्टेंस स्केलर है और जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब आते हैं स्पीड। तो द डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर करने का जो रेट होता है उसे हम स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1। नेक्स्ट है वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसे उसकी वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन क्या होगी, एल टी की पावर -1। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो सिंपल डिफरेंस है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन चेंज करने पे स्पीड नहीं चेंज होती, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन द वेलोसिटी चेंज। ठीक। एक्सेलरेशन, the time rate of change of velocity of an object is called acceleration of that object। वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए पहले वेलोसिटी v1 थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v2 हो गई और ये चेंज होने में टाइम लिया उसने t, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, v2 - v1 अपॉन t। तो इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। नाउ द ग्राफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो ग्राफ आपको दो पढ़ने हैं, एक एसटी ग्राफ अभी पढ़ना है और एक बीटी ग्राफ पढ़ना है। ठीक। एसटी ग्राफ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस का टाइम ग्राफ। डोंट वरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम दोनों ही ले सकते हैं इस ग्राफ पे। अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ले रहे हैं तो ये स्पीड दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ले रहे हैं तो वेलोसिटी लेगा। इन कॉमन आप ये समझ लीजिए, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी। इफ वी मेजर द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट at different times and draw a graph between time and displacement, then it is called a time displacement graph। ये डेफिनेशन हो गई। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लें और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लें। डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकेंड में। अलग अलग टाइम पर उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए जब टाइम स्टार्ट हुआ था तब वो अपनी ओरिजिन पोजीशन पे था, 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ पहुंचा, 2 सेकेंड के बाद वो यहाँ पहुंचा, ऐसे 3 सेकेंड के बाद यहाँ, 4 सेकेंड के बाद यहाँ, 5 सेकेंड के बाद। तो इस तरीके के ग्राफ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये उसकी टेबल होती है। टाइम 0 टाइम पर 0 मीटर पे था, 1 सेकेंड पे 20 मीटर पे था, 3 सेकेंड पे वो 40 मीटर पे था, 4 सेकेंड पे
सॉरी 3 सेकंड पे वो 40 मीटर पे था, 4 सेकंड पर, सॉरी 3 सेकंड पे 60 पे था, 4 सेकंड पे 80 पे था और 5 सेकंड पर 100 पे था। अब यहां से देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग निकालते क्या क्या चीजें। पहली चीज होती है वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें, स्लोप का मतलब होता है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव या जो एंगल बना रहा है, उससे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड। तो देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया s2 माइनस s1, कोई दो कोऑर्डिनेट ले लिया और टाइम t2 माइनस t1। तो देखिए द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द टाइम। देखिए ये मोशन कैसा है, ये मोशन है देखिए ये मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो इसी में देखिए कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वाई एक्सिस अपॉन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए 90 माइनस 30 60 मीटर आया और उन्हीं के टाइम कैलकुलेट कर लिया 4.5 और 1.5 दैट इज 3 सेकेंड। डिफरेंस लिया तो कितना आया, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं कि स्लोप से उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए अगर दो स्लोप है बी और ए, तो जो ज्यादा खड़ी लाइन होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ, ग्रेटर विल बी वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में याद करिए, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द वेलोसिटी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्या है, इफ द ग्राफ लाइन मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए ये वाला छोड़िए, पहले इस पे आते हैं। देखिए इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज द स्लोप इज 0, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। पैरेलल लाइन शो करती है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी उसकी 0 है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब स्लोप उल्टा जा रहा है, तो इसका मतलब है एंगल 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस देन इट, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो स्लोप नेगेटिव मानते हैं, देन इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। अगर स्लोप उल्टा दे रहे हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिन पोजीशन पर वापस लौट रहा है। तीसरा पार्ट, if the time displacement graph of a moving object has a several lines of different steps। देखिए OA, AB, BC एंड CD ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। ठीक, इट्स मीन दैट द टाइम दैट एट द टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी बदल रही है। 0 से 2 सेकंड तक एक वेलोसिटी से चला, 2 से 6 सेकंड तक वो दूसरी वेलोसिटी से चला, 6 से 12 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी 0 रही, और C से D तक वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौटा। तो अब देखिए अगर देखा जाए तो OA और AB में उसमें किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किस सेक्शन में, OA में उसकी वेलोसिटी ज्यादा है AB से। किस सेक्शन में वो रुका रहा है, BC सेक्शन में वो रुका रहा है, मतलब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी। और किस पार्ट में वो अपने ओरिजिन पोजीशन पर वापस लौटा है, CD पार्ट पर। If the time displacement graph of an object is continuous curve, then it means that the velocity of an object is continuously changed। अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले, कर्व मिले, तो कर्व का मतलब है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदलती रही है। The slope of a line joining any 2 points of the time displacement graph is the average velocity of the object during the time interval between those points। अब कहा जाए P और Q के बीच की एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो P और Q को लाइन मिला दीजिए और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी बताएगा। मतलब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व लाइन मिल रही है और उनके किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, तो उन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए और उसका स्लोप निकाल दीजिए, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। अब आते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ठीक, VT ग्राफ जिसे हम कहते हैं। देखिए if we measure the velocity of a moving object at different time and draw the graph between the time and the velocity, then it is called time velocity graph। y एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, x एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं।
अगर देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन है तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव चल रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में है मतलब नीचे की तरफ है तो मतलब वो रिटार्डेट कर रही है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। इफ द लाइन ऑफ अ टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो इससे पहले वाले में बताया था, ये वाले में देखिए अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव वेलोसिटी बता रहा है। अब इसी तरीके से देखिए एक डायग्राम दिया गया, डिफरेंट सेक्शन में उसकी वेलोसिटी दी गई है। 0 से 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड, 2 से 6 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड, 6 से 12 के बीच उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट रुका रहा है। 12 से 14 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, -2.5 सेकंड। ठीक, तो मतलब वो वापस लौटा है। अब देखिए अगर कहा जाए कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो ये पार्ट प्लस ये पार्ट और माइनस ये पार्ट। तो देखिए क्या किया गया, एरिया ऑफ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल लें तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है। एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी। देखिए एरिया ऑफ ए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 1.5 इंटू ब्रेथ 2। ठीक, 2 माइनस 0 क्या, वो 2 है। फिर इसमें देखिए 0.5 इंटू 6 माइनस 2 मतलब 4। फिर इसमें देखिए क्या किया गया, -2.5 ये दूरी है और ये कितना बचेगा 14 माइनस 2 दैट इज 2। तो सॉल्व किया तो 0.0 मीटर। तो इफ द लाइन of a velocity time graph is parallel to the time axis, then the slope is 0. It means that the acceleration of object is 0. पैरेलल लाइन ये बताता है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है और बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ लाइंस मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 90, अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है with the time axis, then it means the acceleration of the object is negative, मतलब बॉडी की स्पीड घट रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। तीसरा है, इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कर्व, अगर कर्व ले लिया है देन इट मींस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए एवरेज एक्सेलरेशन बताओ पी और क्यू के बीच, तो लाइन मिलाकर इसका स्लोप निकाल दीजिए तो एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन देता है। देखिए लिखा है, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज एवरेज एक्सेलरेशन। अगर दो पॉइंट के बीच का हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है तो दोनों पॉइंट को मिलाकर उसका स्लोप निकाल लेंगे। इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज बेंडिंग अपवर्ड, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, देन एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज बेंडिंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ अगर मुड़ रहा है, देन द एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन उसका कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है। आज इतना ही, नेक्स्ट टर्न में इसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे।